गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेट नंबर 28 के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सीरीज से पूछा गया है ना, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। तो देखिएगा, दिया हुआ है पहला टर्म वी एस पी एम, फिर कह रहा है क्वेश्चन मार्क यहां क्या होगा अगर अगला टर्म जी हो। क्या लग रहा है, क्या किया गया है बताइए। देखते हैं, वी और एस में -3 किया गया है, फिर एस और पी में भी -3 किया गया है, पी और एम में भी -3, तो हम लोगों को भी क्या करना है -3। तो जब एम में से -3 कीजिएगा तो क्या लगता है, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और फिर के में से जे हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, जे। अब जे में से फिर -3 करते हैं तो जी आ भी जाता है। योर आंसर इज डी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, डी नंबर। डन, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वस्थ जीवन के लिए फल और सब्जियां खाएं। ये आपका कथन कह रहा है, स्टेटमेंट, कि स्वस्थ जीवन अगर जीना है तो उसके लिए फल और सब्जियां खाएं। तो पहला, फल और सब्जियां स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। तो पहली धारणा तो बिल्कुल सही है। आखिर इस कथन की धारणाएं क्या कह रही है, तो वही कह रही है कि आवश्यक है। दूसरा, सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दूसरा धारणा गलत हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन की बात कर रहा है और सोयाबीन फल या सब्जी में नहीं आता है। ठीक है, वो सीड में आ जाता है। और दूसरा कि सोयाबीन की बात कहीं की नहीं गई है। जब कोई एक्स्ट्रा चीजें अगर बात हो करने लगे लॉजिकल में, मतलब कि वो गलत माना जाता है। तो केवल अवधारणा एक, मतलब कि 2 का आंसर ए हो जाएगा। 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ऊन, स्वेटर और टोपी के लिए बेस्ट रिलेशन बताइए, क्या हो जाएगा। ऊन, स्वेटर और टोपी, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट फिगर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊन का यूज स्वेटर के लिए भी और टोपी के लिए भी। लेकिन बताओ, स्वेटर और टोपी में तो कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये ऊन हो जाएगा, कोई एक स्वेटर हो जाएगा और कोई एक टोपी हो जाएगा। डन। तो बेस्ट फिगर चला जाएगा आपका सी नंबर। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोई भी पेपर किताब नहीं है। मान लो कि ये पेपर है। अब कोई भी पेपर जो है वो किताब नहीं है और सभी किताबें बैग है। डायग्राम तो बन गया। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है वो बताओ। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कोई भी बैग पेपर नहीं है। गलत। हमको पता है कि ये सारे बैग पेपर हो सकते हैं। ये कह रहा है नहीं, कोई भी बैग पेपर नहीं है, मतलब कि गलत। हाँ, अगर यही रहता कि कुछ बैग पेपर नहीं है तब सही होता, क्योंकि इतने जो बैग जो कि के हैं वो तो पेपर नहीं हो सकता, लेकिन बाकी बैग तो पेपर हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि कुछ ही ऐसे बैग होंगे जो पेपर नहीं होगा। लेकिन आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है कि नहीं, कोई भी बैग पेपर नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि कुछ बैग पेपर है, तो ये भी गलत होगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो दोनों में आइदर हो जाएगा। आइदर के सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। मिला देता हूं एक बार। तो सबसे पहला आइदर का रूल कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, वो भी है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, वो भी है। और कुछ के साथ कोई नहीं। तो क्या कहेंगे कि आइदर या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, और 4 का आंसर जो चला जाएगा वो बी चला जाएगा। 4 का आंसर बी। डन। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू 2, o इज इक्वल टू 30, तो क्या किया गया है। आप देखिएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किया गया। सर कैसे, क्योंकि a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसको डबल किया गया तो 2 हो गया। और उसी तरह से o का प्लेस वैल्यू 15 होता है, उसको डबल कर दिया तो 30 हो गया। x का 24 तो 48। कह रहा है 100 का मान कितना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। s का वैल्यू कितना होता है 19, डबल कर देंगे मतलब कि 38 हो जाएगा। प्लस a का डबल क्या हो जाएगा 2,
और W का डबल कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि W का प्लेस वैल्यू 23 होता है। तो चलिए जरा जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 2 8 8 16 5 3 8 मतलब 86 इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन से कौन सा चला जाएगा? डी नंबर चला जाएगा, 5 का डी। डन, क्लियर है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? आई एस ये पहला टर्म है, के क्यू दूसरा टर्म है, एन एन तीसरा टर्म है और चौथा टर्म हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिएगा, तो इसका पहले लेटर का रिलेशन पहले से देखो। तो आई और के मतलब कि क्या किया गया है? +2 किया गया है ना, +2 किया गया। फिर k से n की बात करें तो +3 किया गया, मतलब कि पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा। तो आगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो जब n में 4 जोड़ेंगे तो आपका पहली वैल्यू यानी कि पहला लेटर तो r आ गया। दूसरे को चलते हैं, दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, मतलब 19 s है और q है, 2 घट गया। फिर यहां पर देखेंगे तो 3 घट गया। अब यहां पर अगर देखेंगे तो 4 घटना होगा, तो n में से 4 घटेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा आरजे। आरजे का मतलब योर ऑप्शन सी। तो 6 का आंसर सी। कोई शक? क्लियर? डन है? ओके, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या करें। यदि किसी कोड भाषा में चेन को अगर ये लिखा जाता है ना, कुछ नहीं किया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे अगर चेन की अगर बात करें तो ई जे सी के और पी सब में अगर आप देखिएगा और पूछ रहा है गोल्ड का क्या लिखा जाएगा, गोल्ड को। ठीक है, चेन को अगर ये लिखा जाता है तो गोल्ड को क्या लिखा जाएगा? आप सब में देखिए तो +2 +2 +2 +2 और +2। तो आपको भी क्या करने होंगे? +2 +2 करने होंगे। तो चलिए जी में 2 जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, एन हो जाएगा और एफ, मतलब आई क्यू एन एफ इज योर आंसर। आई क्यू एन एफ ऑप्शन से डी नंबर चला जाएगा। तो बताइए कि 7 का आंसर क्या चला जाएगा? डी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी चला जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे नॉन वर्बल से क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें, तो विषम की चलिए पहचान करते हैं। तो देखिएगा 2 एरो अपोजिट और ये अपोजिट, फिर देखिए ये भी अपोजिट, फिर देखिए ये भी अपोजिट और फिर देखिए, तो देखिएगा तो इसमें सब जगह पे 90 परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। क्या है? बी में भी देखिए एक दूसरे पर आपस में सभी क्या बना रहे हैं? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। लेकिन डी नंबर में 90 डिग्री नहीं बन रहा है, मतलब कि इस ग्रुप में डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? 8 का आंसर डी हो जाएगा। हर जगह पे आप देखें कि एक लाइन दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब 90-90 डिग्री में चारों बटे हुए हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे तो 2 एंगल्स एक तरह हैं और 2 एंगल्स बड़े एंगल्स दे दिए गए, 2 छोटे एंगल और 2 बड़े। 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कि इन चारों में जो डी नंबर फिगर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज से क्वेश्चन है 12 23 45 78। तो अगला क्या होगा, है ना? देखिएगा किया कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 2 -1, फिर देखिए मल्टीप्लाइड बाय 2 -1, नहीं ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाई। तो अब आगे क्या करेंगे? डिफरेंस करके देखेंगे। तो डिफरेंस करते हैं तो कितना? 11 का डिफरेंस है, यहाँ 22 का डिफरेंस है, यहाँ 33 का डिफरेंस है। तो आगे का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 44। तो कितना हो जाएगा? 122। ऑप्शन से सी नंबर। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? नाइन का आंसर सी। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज कह रहा है। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है? वाटर इमेज का मतलब कि टॉप एंड बॉटम आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो टॉप बॉटम जब चेंज हो जाएगा तो क्या होता है, ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, स्मॉल पार्ट, वो सीधा ऊपर चला जाएगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ध्यान देंगे, ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल और बड़े में ये आ जाएगा। क्या लगता है कौन सा डायग्राम होगा? डायग्राम नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? डन, ओके। वाटर इमेज में हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट राइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, सीधा टॉप और बॉटम दोनों के दोनों पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और पी दिन है, तो पी का मान क्या है? अच्छा बताइए कि लीप में कितना दिन होते हैं? लीप में होते हैं 366 दिन होते हैं। लीप में कितने? 366 दिन। अब 52 सप्ताह का मतलब क्या, ये बताओ। तो 52 सप्ताह का मतलब हो जाएगा, ठीक है, 52 मल्टीप्लाइड बाय 7, मतलब कि 364, अब प्लस कितना? 2। इसका मतलब यही ना है पी का मान। तो पी का मान कितना है? 2। मतलब कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह के अलावा पी दिन है, तो उस पी का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा, ये चीज याद रखने वाली है। तो मैंने बस क्वेश्चन के कंसेप्ट से बताया, लेकिन किसी को भी ये चीज याद रखनी चाहिए कि जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं, मतलब कि 52 सप्ताह के अलावा एक दिन होता है। और अगर लीप वर्ष है तो उसमें 52 सप्ताह के अलावा 2 दिन होते हैं। तो पी का मान कितना निकल गया? 2। तो बताइए 11 का आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। 11 का आंसर सी। डन है? चलो फिर, ये बहुत अच्छा सवाल है, पूरे सेट में सबसे अच्छा सवाल है। क्या निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें आपको 2 तरह की फिगर्स दिख रहे होंगे। एक आपको ये वाली फिगर दिख रही होगी ट्रायंगल्स के लिए, और एक आपको ये वाली फिगर दिख रही होगी। आपको पहले से पता है कि इसमें 8 ट्रायंगल्स बनता है और इसमें 3। कैसे सर? तो 1 2 3 4 छोटा वाला, तो और 4 के बाद इस पे दोनों तरफ एक त्रिभुज और इस पे दोनों तरफ एक त्रिभुज, टोटल 8 त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कितने 8 वाले कितने हैं पहले ये बताओ। तो 8 वाले आपको एक यहां पे दिख रहे होंगे, दिख रहा है। फिर आपको एक 8 वाला यहां पे दिख रहा होगा, 2, एक 8 वाला यहां पे दिख रहा होगा, 3, और एक 8 वाला यहां पे दिख रहा होगा, 4। तो आप सिंगल सिंगल तो काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं टेक्निक बता रहा हूं। तो सबसे पहले 8 गुना 4 कितना हो जाएगा? 32। ऐसे कितने दिख रहे हैं? 8। अब देखो 3 वाले कितने बन रहे हैं? तो 3 वाला एक यहां बन रहा होगा आपके पास, एक तो चारों तरफ से है कि नहीं है? 2 3 और 4। तो आप इसको प्लस करके 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस। अब आप आ जाओ, क्या होता है कि जब 2 8 वाले को जब आप कॉमन करते हैं तो यहां पर एक भी कॉमन नहीं है। अब देखो ये जो लाइन है 1 2 3 और 4, इस चारों लाइन पर आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा। सर इस लाइन पे कौन सा ट्रायंगल? तो इस लाइन पे यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ और यहां से आ जाओ, मतलब ये तीनों एक ट्रायंगल बनेगा। इस लाइन की बात करें तो यहां से आ जाओ आप, 1 2 और 3। उसी तरह से इस लाइन पे आ जाओ तो इस ट्रायंगल से 1 2 3, और इसी तरह से इस पे अगर आ जाओ तो 4, मतलब कि 4 यहां से बना, प्लस इसको बोलते हैं हिडन। अब देखो कि ये जो 4 लाइनें हैं ना, 1 2 3 और 4, ये जो तिरछे वाले लाइन दिए हैं इस पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। जैसे कि इस पे यहां से आप आ जाओ, एक त्रिभुज ये बनेगा। अब सर इस पे, तो इस पे यहां से आ जाओ, मतलब इस चारों कॉर्नर से एक त्रिभुज बनेगा, यहां से ऐसे। अब यहां से देखिएगा, तो यहां से अगर देखिएगा, अगर ठीक है, तो यहां से अगर देखिएगा तो यहां से ऐसे इस लाइन पर एक त्रिभुज, यहां से अगर देखिएगा, ठीक है, तो यहां से ऐसे इस लाइन पर एक त्रिभुज, तो 4 यहां पर भी हो गया। क्या और भी त्रिभुज बन रहा है? जी हां, यहां पे ध्यान दो, एक त्रिभुज हिडन ये है और एक त्रिभुज हिडन ये है, 2 और 2 नीचे हो जाएगा, और कहीं भी कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 32 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू 56। तो ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 56 हो जाएगी। तो 12 का आंसर बी।
पूरे सेट में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। ये वाला सबको समझ में आ गया होगा, 8 गुना 4 3 गुना 4। अब ये 4 4 4 क्या है, तो ये 4 तो आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4। अब इस पे इस पे इस पे और इस पे, फिर उसके बाद इस पे इस पे इस पे और इस पे, मतलब 4 तिया 12 त्रिभुज 56। क्लियर है, समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या कह रहा है, सोनल ने एक घड़ी पहनी हुई थी। जब वह 3 PM पर चाय पीने जा रही थी, उसने पाया कि घंटे वाले, अच्छा बताइए कि 3 बजे घंटे की सुई कहां पे होती है, तो 3 बजे घंटे की सुई यहां पर होती है। तो उसने क्या पाया, तो उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी, तो जब यहां चेंज नहीं हुआ तो यहां पर भी चेंज नहीं होगा, और नॉर्थ का नॉर्थ ही होगा, मतलब योर आंसर इज डी। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 का आंसर डी। क्लियर है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आता है 14 नंबर पे। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटी। तो नीता ने कहा कि मेरे पिता की इकलौते बेटी की बेटी है। तो बताइए कि नीता के पिता की इकलौती बेटी नीता खुद, और नीता की बेटी है कौन, वह लड़की। तो लड़की से नीता का क्या संबंध है, तो मां का संबंध है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना है। अब डायग्राम बनाने की बात है, चलो मैं बता देता हूं। तो नीता कहती है कि वह लड़की मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो नीता के पिता की इकलौती बेटी नीता खुद, और इसकी बेटी है वह लड़की। बन गया डायग्राम। तो कह रहा है कि नीता इस लड़की की कौन है, तो मां है। कौन है, तो मां है। डन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। कह रहा दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले ये छोटे वाले को आप भूल जाओ, पहले देख लो कि यहां से इसमें 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 रो कितने हैं, 4। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। मतलब जब रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, तो सबसे पहले तो वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कितना होता है 30, प्लस 30 के बाद अब 5 इसमें बने, अब 5 इसमें बने, 5 इसमें बन गया और 5 इसमें बन गया, मतलब 5 गुना 4 20। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वर्गों की संख्या 50। क्योंकि आपको तो पता होगा कि इसमें कितने वर्ग बनते हैं, 5, और ऐसा 4 जगह बन रहा है, तो 20 और ऐड हो जाएगा, मतलब कि टोटल 50 वर्गों की संख्या। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा। 15 का आंसर ए। डन। चलो फिर, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताए हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। क्या कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक जो है वो ऊन है। मान लो कि ये प्लास्टिक है, अब कुछ प्लास्टिक ऊन है और कुछ ऊन जो है वो कागज है। तो पहला कुछ प्लास्टिक कागज है, तो पहला कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक कागज है, तो बिल्कुल भी गलत। क्यों सर, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। प्लास्टिक भी और कागज भी दोनों के दोनों अलग है, मतलब कि पॉजिटिव नहीं होता है। दूसरा, कुछ कागज प्लास्टिक है, तो ये भी तो गलत ही होगा ना, आखिर दोनों तो गलत ही है। चाहे कुछ प्लास्टिक कागज है बोलिए या कुछ कागज प्लास्टिक है बोलिए, तो दोनों के दोनों गलत होंगे, मतलब कि ना तो 1 और ना ही 2, मतलब 16 का आंसर ए हो जाएगा। 16 का आंसर ए हो जाएगा। डन। क्लियर है ना। 17 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि कह रहा है कि कप का संबंध यदि ग्लास से, मतलब ये भी लिक्विड कंटेनर और ये भी लिक्विड, एक ही कैटेगरी में आता है, ग्लास, कप और ग्लास,
तो केतली का संबंध, केतली किस तरह का होता है, हांडी के शेप में होता है। कौन से शेप में, शेप की बात हो रही है, आकार की बात हो रही है। जैसे कि कप का शेप और ग्लास का शेप लगभग एक जैसा होता है, तो केतली का शेप किसके तरह, तो आपको बर्तन दिया हुआ है तो बर्तन ही आंसर करना है, उबलना या पेय या नहीं दे सकते, प्लेट या हांडी, तो क्या हो जाएगा, हांडी। मतलब 17 का आंसर सी हो जाएगा, 17 का आंसर सी। नहीं देखते हैं केतली का किस तरह से पेट निकला हुआ रहता है सरकारी आदमी की तरह, तो उसी तरह से देखिएगा हांडी का भी पेट निकला हुआ रहता है, तो आकार वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। कप ग्लास देखते हैं ना कि कप और ग्लास, कप तो थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, वो हीरोइन की तरह दिखती है, और ग्लास एकदम छरहरा लड़का तो हीरो की तरह दिखता है, ठीक है। तो जैसे ही दोनों का शेप एक तरह, उसी तरह से केतली और हांडी भी एक तरह। क्लियर है। 18 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा, वैष्णवी 5 PM पर कॉलेज में है यदि उनकी घड़ी में घंटे की सुई दक्षिण पूर्व की ओर है। अच्छा बताओ 5 PM में, 5 PM का मतलब हो गया, 5 PM का मतलब हो गया आपको कि मिनट की सुई यहां पे, अब 5 PM का मतलब घंटे की सुई। ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, मतलब कि ये ई, ये एस, ये डब्ल्यू और एन। मैं बार बार बता रहा हूं कि NESW क्या होना चाहिए क्लॉकवाइज, तो NESW, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, मतलब आपका डायग्राम परफेक्ट है। तो पूछ क्या रहा है, तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी, तो मिनट वाली सुई की दिशा हो जाएगी नॉर्थ, यानी कि उत्तर। 18 का आंसर बी, ठीक है। जिनको जहां पर भी जो भी डाउट हो वो लिखते जाइएगा, ठीक है ना। डन, ओके। 19 नंबर देखिए, सेम फिगर ढूंढना है, मतलब डुप्लीकेट, जुड़वा ढूंढना है। क्या लगता है इसका जुड़वा भाई कहां है, जुड़वा भाई को खोजो। तो सबसे पहले देखिए ये सर्कल इसमें मिसिंग है, छांटो आप ऑटोमेटिक। अब यहां पे दो एरो यहां नहीं है, यहां डी गलत हो गया, तो आंसर सी नंबर। जुड़वा भाई किसमें दिखा, 19 का आंसर सी। ठीक है। 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर में क्या कह रहे हैं देखिएगा, कह रहा है कि दर्जी अपने ग्राहक से कहता है कि हमें देरी के लिए खेद है, आपका सूट इस सप्ताह के अंत तक तैयार होगा, आपको इसे लेने के लिए नहीं आना है, हम इसे आपके घर पर भेजेंगे, कृपया अपना पता हमारे पास एक छोड़ दें। वैसे तो ये दर्जी का ये फेमस डायलॉग है, पता है ना, दर्जी कभी भी कोई भी काम टाइम पे करके नहीं देता है, तो वही एक कस्टमर को मतलब पटाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि दर्जी अपने ग्राहक से क्या कहता है कि देखिए भाई कि हमें अपने देरी के लिए, हमें आपके कपड़े अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो हमें देरी के लिए खेद है, आपका सूट इस सप्ताह के अंत तक तैयार होगा और आपको इसे लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा, हम इसे आपके घर पर भेज देंगे, कृपया अपना पता हमारे पास छोड़ दें। मतलब कि ये उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो घर पर जाकर के छोड़ेगा। एक्चुअली वो सबको होम डिलीवरी तो अप्लाई नहीं करता है, तो किस लिए वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी वो कस्टमर को क्यों देना चाहता है, क्योंकि उससे गलती हुई है, दर्जी टाइम पर उसके सूट को सिल करके नहीं दे पा रहा। चलो कथन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से समझ लिया। निष्कर्ष पहला कह रहा है दर्जी डिलीवरी सेवा प्रदान करता है, क्या करोगे सही या गलत, तो गलत, क्योंकि बस वो गलती उसकी थी, इसीलिए सिर्फ पार्टिकुलर इस कस्टमर के लिए वो करना चाहता है कि हम आपके घर तक डिलीवरी कर देंगे। दूसरा, दर्जी ने ग्राहक के काम में देरी कर दी थी और इसीलिए उसने घर पर पहुंचाने का प्रस्ताव दिया गया था, तो बिल्कुल सही, दूसरा जो निष्कर्ष होगा बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन से डी नंबर। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है, 20 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में देखिए, आपको वैल्यू क्यू का मतलब है प्लस, तो चलो यहां पे प्लस कर लो, जे का मतलब है मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई कर लो, टी का मतलब है माइनस, माइनस कर लो, और के का मतलब है डिवाइड। तो चलिए करते हैं, तो 40/5 तो 8, और प्लस 6 × 2 12, और माइनस 13, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। 12 8 20 माइनस 13, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 7 आ जाएगा, और ऑप्शन से बी नंबर। ये सब कैलकुलेशन लिख करके नहीं करना है, ठीक है, बस मन में करना है, छोटा छोटा कैलकुलेशन देता है।
डन। 22 नंबर देखिए, दिया हुआ है कि W फिर R फिर N K, तो बताइए कि अगला क्या होगा। क्या लगता है? W से R 23 और 18 मतलब -5 किया है, 18 और 14 -4 किया है, 14 और 11 मतलब -3 किया है। तो आगे हम लोगों को क्या करना होगा? 2 करना होगा। मतलब -5 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -3, तो आगे -2 करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो I हो जाएगा। तो 22 का आंसर D हो जाएगा। 22 का आंसर D हो जाएगा। डन। चलिए 23 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि ऑप्टिमिस्ट का संबंध पैसिमिस्ट से, मतलब कि ये अपोजिट वर्ड दिया गया है, मतलब आशावादी और निराशावादी। तो उसी तरह से हमको भी अपोजिट वर्ड ही ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए सक्सेस का मतलब सफलता होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? फेल्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल्योर, मतलब विफलता। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो परफेक्ट ऑप्शन बी चला जाएगा। तो 23 का आंसर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीरीज का क्वेश्चन है 3J 6L 18N 72P, तो अगला टर्म क्या होगा? तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले नंबर का लॉजिक पकड़ लेते हैं। तो 3 से 6 मतलब कि गुना 2, 6 से 18 गुना 3 और 18 से 72 गुना 4, मतलब मल्टीप्लाई होता जा रहा है अगले नंबर से। तो अब जो मल्टीप्लाई होगा अगले नंबर से मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 72 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 और 10 360 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब चलो लेटर हम लोग फाइंड करते हैं। नंबर्स तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेटर की अगर बात करें तो J से L +2, L से N फिर +2, फिर N से P +2, मतलब यहां पर सिंपली 2 बढ़ा रहा है। तो हम लोग भी P से क्या कर देंगे? 2 बढ़ाएंगे तो R हो जाएगा, मतलब 360R। 360R का मतलब 24 का जो आंसर होगा वो C चला जाएगा। 24 का आंसर C। समझ गए ना? नंबर्स में 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई और लेटर में 2 की इंक्रीमेंट की जा रही है। 25 नंबर में डिफरेंट छांटना है। क्या लगता है क्या छटेगा? कैलेंडर, दिन, वर्ष और महीना। तो इनमें से समूह में जो संबंधित नहीं है वो कौन सा है? तो कैलेंडर जो है संबंधित नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे कैलेंडर का ही पार्ट है, इसीलिए जो छटेगा वो कैलेंडर छट जाएगा। 25 का आंसर ए। 25 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे 26 नंबर में कह रहे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह तस्वीर किसकी है? वह मेरे भाई के। वह कौन है? तो मेरे भाई के पिता। मेरे का मतलब क्या? रमेश के भाई के पिता, मतलब रमेश के पिता की एकमात्र बेटी। तो रमेश के पिता की एकमात्र बेटी मतलब कि रमेश की इकलौती बहन का बेटा है, मतलब वो भांजा और वो आदमी मामा। तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है? तो वह मामा है। 26 का आंसर डी। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट बनाना है, बना देता हूं मैं डायग्राम। तो रमेश कहता है कि वह तस्वीर वाला लड़का कौन है? तो मेरे भाई के पिता, मतलब रमेश के पिता की इकलौती बेटी, मतलब रमेश की इकलौती बहन। अब इसी का बेटा है कौन? वह तस्वीर वाला लड़का। तो अब जरा आप बताओ कि ये जो तस्वीर वाला लड़का है इससे रमेश का संबंध क्या हो सकता है? मामा लगेगा। कौन लगेगा? मामा लगेगा। तो बताइए कि 26 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है? 26 का आंसर डी। तो डायग्राम की आदत नहीं डालनी है, डायरेक्ट एज्यूम करके बनाओ। रमेश के जगह पे खुद को रखो और फिर एज्यूम करके बनाओ कि आपके भाई के पिता मतलब आपके पिता, और उनकी इकलौती बेटी आपकी इकलौती बहन हो जाएगी, और उनका बेटा तो बहन का बेटा भांजा, तो आप उनके कौन? मामा। सिंपल ही बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन कोशिश करेंगे तब ना। 27 सभी चाबियां धातु है। सी से चाबी
और डी से धातु। सभी चाबियां क्या है? धातु। और कुछ धातु जो है वो ताले हैं। अब इस पे बताइए, पहला निष्कर्ष जो दे रहा है कि कुछ चाबियां ताले हैं। अच्छा बताइए, चाबी अलग और ताला अलग, जब दोनों डायग्राम अलग अलग होगा तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कुछ धातुएं चाबियां हैं, अच्छा कुछ धातुएं चाबियां हैं तो बिल्कुल सही, दोनों साथ में है, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो 27 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 27 का आंसर डी हो जाएगा। डन। ओके, अगला सवाल 28 में कह रहा है कि बताइए कि विषम की पहचान करें। तो ए एल टी भी, ए एल टी और भी, तो देखिएगा इसमें 2 लॉजिक से ए क्लासीफाई होगा, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट और ये वॉवेल। एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरी लॉजिक से इसमें 2 रेखाएं, 2 रेखा से एल बनता है, 2 रेखा से टी, 2 रेखा से भी, लेकिन यहां पे 3 सीधी रेखाएं हैं, इससे भी, लेकिन आंसर जो आपका होगा 28 का ए हो जाएगा। 28 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? 28 का आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे 29 नंबर में देखिएगा, B25Y, फिर है D23W, F21U। देखिएगा इसमें क्या किया गया है, तो पूछ रहा है कि अगला टर्म क्या होगा। क्या गया ना, देखिए BY अपोजिट है, फिर DW अपोजिट है, फिर FU अपोजिट है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपोजिट पेयर ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, B से D में 2 बढ़ाया और D से F में 2 बढ़ाया, तो हम भी 2 बढ़ाएंगे, तो H, और बताइए H का अपोजिट S। उसके बाद ये जो प्लेस वैल्यू लिख रहा है ना, वो Y का प्लेस वैल्यू 25, W का 23, U का 21, तो S का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मतलब HS 19, ऑप्शन डी। तो 29 का आंसर डी। क्लियर है? समझ गए ना? क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस अपोजिट और बीच में उसका प्लेस वैल्यू, अपोजिट एंड बीच में उसका प्लेस वैल्यू। डन है? चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर में। क्या कह रहे हैं देखिएगा, 152 है पहला टर्म, 107 है, फिर 72 है, 47 है, तो अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, तो जरा बताना है। 107 से 52 की बात करते हैं तो प्लस माइनस 45 हुआ है, 72 से बात करते हैं तो 35 हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर बात करते हैं 47 से 72 तो 25 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब 45 घटा, 35 घटा, 25 घटा, तो अब बिल्कुल वो 15 घटेगा, तो 15 जब घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 32, मतलब कि 30 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 30 का आंसर सी। क्लियर है? समझ गए? तो खैर इधर से आपको जैसे कि पता होगा कि एकदम आसान आसान सेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सेट नंबर 28 कंप्लीट होता है आपका। हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में मिलते हैं, सेट नंबर 29 में। तब तक के लिए बाय सभी को।